जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस की सीरीज में आज हम बात करेंगे वर्ग दसम का फिजिक्स चैप्टर दूसरा प्रकाश के अपवर्तन के लघुतरीय प्रश्नों का। ठीक है, इससे पहले हमने अति लघुतरीय प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लघुतरीय प्रश्न का। ठीक है, तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे प्रवेश करता है तब वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी किरण के अपने मार्ग से मुड़ने की क्रिया घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दो तरीके का है। जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, दो कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के दो उदाहरण को लिखें। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन में दो उदाहरण आता है, पेंसिल का मुड़ना और बाल्टी का गहराई। देखो पानी से भरे गिलास या बाल्टी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी हवा और पानी के अलग अलग माध्यमों के कारण सतह पर मुड़ी हुई या उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, और अगर बाल्टी की अगर हम बात करें तो पानी से भरी बाल्टी या स्विमिंग पूल का तल प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ या कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, तो दो घटनाएं हैं, पेंसिल का मुड़ना और बाल्टी की गहराई, ये प्रकाश के अपवर्तन की दो उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको एक चित्र के साथ बताना है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। देखिए जब आपतित किरण ये विरल माध्यम से मतलब ये हवा से सघन माध्यम या हो सकता है पानी या कांच, तो ये अपने अविलंब के सीधे ना होकर अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। ठीक है, अब इसी के उलट आपसे पूछा है कि अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम की अगर बात करें तो जब सघन माध्यम से हम विरल माध्यम की तरफ जाती है तो ये जो आपतित किरण है वो क्या हो जाती है, अविलंब से दूर चली जाती है। ठीक है, कहाँ चली जाती है, अविलंब से दूर चली जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, तो क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगा अथवा अविलंब से दूर हटेगी। तो देखिए जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है तब यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम पानी में जाने पर प्रकाश की गति कम हो जाती है, और स्नेल के नियम के अनुसार होता है कि गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, और अविलंब की ओर मुड़ना अधिक घनत्व वाले माध्यम में प्रकाश की गति धीमी होने का परिणाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि कांच के आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्र करें। देखो ये हो गया आपको आपतित किरण, इसको हम अविलंब बोलते हैं। जब हवा से कांच में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, फिर से जब ये कांच से हवा की तरफ जाती है तो अविलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, ये दो है आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, दो किरणों का जिक्र यहाँ से किया गया है। ठीक है, एक माध्यम हवा है, दूसरा कांच, और फिर से तीसरा माध्यम क्या दिया हुआ है, हवा दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठा, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। देखो पानी में प्रकाश की गति हवा के तुलना में कम होती है। जब प्रकाश पानी से हवा की ओर निकलती है तो वह अपवर्तित होकर अपनी दिशा बदलता है। इस कारण हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश सिक्के की असली स्थिति से अलग दिशा में आता है। इसीलिए हमारा मस्तिष्क सिक्के को अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर की ओर उठा हुआ समझता है। इस प्रकार पानी में रखा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं सिक्का यहाँ पर है लेकिन यहाँ हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, पहला है
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम के अलग अलग करने वाले सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम है स्नेल का नियम, मतलब प्रकाश के किसी निश्चित रंग और किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक होगा। ठीक है, अगला फिर से क्वेश्चन पूछा है, स्नेल के नियम को लिखकर समझाइए। स्नेल के नियम के बारे में है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 1 लिखते हैं, मतलब n2 माध्यम और फिर n1 जो एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब क्या है कि यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9, हीरे का अपवर्तनांक 2.242 है, इस कथन का क्या अर्थ है? देखिए, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने का अभिप्राय यह है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है, यानी हीरे में प्रकाश की चाल वायु की तुलना में 2.42 गुना कम होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरते तारपीन के परत पर आपतित होती है। यदि वायु, तारपीन और पानी का अपवर्तनांक 1.47 1.33 हो तो समझाएं कि किरण पुंज किस प्रकार पानी से तारपीन और फिर तारपीन से पानी में गमन करेगा। अब यहाँ देखिए, वायु का अपवर्तनांक 1 है, तारपीन का 1.4 है और पानी का 1.33 है। अब देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम मतलब वायु से सघन माध्यम मतलब तारपीन में प्रवेश करती है तब वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, वायु से तारपीन में। फिर जब प्रकाश की किरण तारपीन में, देखिए तारपीन और पानी की तुलना में तारपीन ज्यादा सघन है, विरल माध्यम पानी में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, मतलब संपूर्ण यात्रा के दौरान प्रकाश की किरण पहले वायु से तारपीन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है और फिर तारपीन से पानी में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका दी गई है। उनकी सतहों को बिना छुए आप उसमें कैसे अंतर बताएंगे? देखिए, बिना छुए लेंसों और कागज पट्टी में अंतर बताने के लिए उन्हें छपे हुए पन्ने या वस्तु के सामने लाया जाता है। अगर अक्षर बड़ा दिखाई पड़ता है तो समझेंगे उत्तल लेंस है, छोटा दिखाई पड़ता है तो अवतल लेंस है, और अगर अक्षर वास्तविक आकार का दिखाई होता है तो कांच की एक पट्टी है। ठीक है ना, वो उसमें कोई पावर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वो जल उठता है, कारण स्पष्ट करें। देखिए, ये आपका उत्तल लेंस पे सारे किरण आते हैं तो एक ही पर अभिसरित हो जाती है जिससे ये हीट उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, कागज जल जाता है। देखिए, इसका हम बताए हैं जो आपको किताब में दिया है, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसमें ऊर्जा भी होती है। तब उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य से आती किरणों को कागज के फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ उष्मा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसित होती है जिससे कागज का वह हिस्सा जल उठता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूरज को देखना इसलिए मना किया जाता है क्योंकि यह लेंस एक अभिसारी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। जब सूर्य की प्रकाश इस लेंस से होकर गुजरती है तो यह लेंस सूर्य से आने वाली सभी समानांतर किरणों एवं ऊष्मा को एक बहुत ही छोटे और केंद्रित बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, यदि ऐसा लेंस आंख के सामने रखा जाए तो यह केंद्रित ऊर्जा तीव्र ऊष्मा सीधे हमारी आंख के अंदरूनी हिस्से रेटिना पर फोकस हो जाती है और रेटिना पर इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश केंद्रित होने से आंख के टिश्यू बुरी तरह से जल सकते हैं जिससे हमेशा के लिए आंख की रोशनी जा सकती है और अस्थायी अंधापन हो सकता है। ठीक है, मतलब इससे आदमी अंधा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरणें लेंस के समानांतर हो तो वह लेंस से आवर्धन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगा किरण आरेख के द्वारा स्पष्ट करें। मतलब डायग्राम बताना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जब समानांतर रेखा आती है तो कहाँ पर मिलती है? मुख्य फोकस पर मिलती है। तो जब किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के मुख्य फोकस के समानांतर होती है तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि समानांतर किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करती है, मतलब अभिसरित कर देती है। ठीक है ना, जो होता है क्या? मुख्य फोकस। अगला क्वेश्चन है 15। देखिए 15 कह रहा है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के f मुख्य फोकस और 2f वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख के द्वारा समझाएं। देखिए यहाँ मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो जब वस्तु को उत्तल लेंस के f1 और 2f2 फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर से पड़े अनंत और 2f2 के बीच बनता है। ये f2 और यहाँ अनंत हम मानते हैं, इसके बीच प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा आकार का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट करें। देखिए उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, इसको कन्वेक्स, इसको कनकेव लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस के बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस में बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। यह समानांतर प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा करती है और यह समानांतर प्रकाश किरणों को चारों ओर फैला देती है। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब की स्थिति में क्या बताया गया अंतर। देखिए यह वास्तविक, उल्टा और आभासी और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को या हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए और आवर्धन लेंस में होता है। इसका उपयोग निकट, जिसको मतलब मायोपिया बोलते हैं, को ठीक करने और चश्मे या दरवाजे की पीप होल में किया जाता है। ठीक है, दोनों का यूज अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 17 कहा है कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस और अवतल को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे पर पतला होता है। जब प्रकाश के समानांतर किरणें लेंस से होकर गुजरती है तो उस लेंस सभी किरणों को मोड़कर लेंस की दूसरी ओर एकल फोकस बिंदु पर केंद्रित और इकट्ठा करता है। किरणों को एक बिंदु पर मिलाने और केंद्रित करने की इस प्रक्रिया को अभिसरण कहते हैं, जिसको कन्वर्जेंस कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है, अब अगर अवतल लेंस की बात करें तो ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। जब प्रकाश के समानांतर किरणें इस लेंस से गुजरती है तो यह लेंस उन्हें एक जगह मिलाने के बजाय सभी दिशा में फैला देता है। प्रकाश के किरणों को बाहर की ओर फैलाने की इस क्रिया को अपसरण कहते हैं, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। यदि एक वस्तु को लेंस से 25 सेंटीमीटर से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा। अब यहाँ देखिए उत्तल लेंस के सामने जब किसी वस्तु के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी से कुछ अधिक दूरी से खिसकाकर फोकस के F की तरफ लाया जाता है तो उस वस्तु का आकार लगातार बढ़ता चला जाता है। तो संक्षेप में करें तो जैसे जैसे वस्तु लेंस की ओर लाई जाएगी उसके प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा और अंत में अनंत तक पहुंचकर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। देखिए किसी लेंस की फोकस दूरी के उल्टे व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। P बराबर 1/f, जहां f क्या है? फोकस दूरी है। अगर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक करें तो क्या डायोप्टर होता है, जिसे संक्षेप में D लिखते हैं।
एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, इसलिए 1 डायोप्टर बराबर 1 पर मीटर हम लिखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, सारा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के एक्स अक्ष और प्रकाशीय केंद्र को मूल बिंदु मानकर आप यूवीएफ को चिन्ह कैसे निर्धारित करते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष, प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार यूवीएफ को हम निर्धारित करते हैं। जैसे अगर प्रकाशीय केंद्र की बात करें तो इसको मूल बिंदु 0 मानते हैं और सभी दूरी यहीं से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की किरणें, प्रकाश हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर जाती है। ठीक है, वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए आपतित प्रकाश की दिशा विपरीत मापी गई। यह दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब u का मान हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की अगर बात करें तो यदि प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर दाईं ओर बनता है तो धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में मापा जाएगा और वो धनात्मक होगा। ठीक है, और ये उत्तल लेंस में अधिकांश पॉजिटिव होता है। मुख्य फोकस दाईं ओर होता है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। मुख्य फोकस बाईं ओर होगा तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मतलब अगर हम बात करें कि लेंस है, इधर आपको निगेटिव, इधर आपको पॉजिटिव, उधर पर आपको पॉजिटिव और नीचे आपको निगेटिव, जैसे हम ग्राफ में पढ़ते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, उस उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर बनता है। यदि वस्तु का आकार बिंब के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर और लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए, उत्तल लेंस के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनता है तो वस्तु लेंस के अक्ष पर 2f पर ही रखी जाती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दूसरी ओर वक्रता केंद्र के 2f पर बनाता है। यहाँ देखिए 2f पर वस्तु है और प्रतिबिंब भी क्या है, 2f पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लेंस की क्षमता बात करें तो यहाँ पर 2f का वैल्यू 40 है तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और अगर हम पावर क्षमता की बात करें तो 1/20 को हम लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.05 सेंटीमीटर। 22 की अगर हम बात करें तो कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। तो देखिए, यूज सबसे पहले तो कैमरा लेंस में किया जाता है। यहाँ अलग अलग गुणवत्ता वाले कई लेंसों का संयोजन होता है जो प्रकाश को केंद्रित करके साफ और सटीक तस्वीरें बनाने में मदद करती है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस प्रणालियों में इसका उपयोग बहुत छोटी वस्तुओं के स्पष्ट और बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। दूरबीन टेलीस्कोप मतलब खगोलीय पिंडों और दूर की वस्तुओं को साफ और आवर्धित देखने के लिए दूरदर्शकों को से में भी कई लेंसों के निकायों का डिजाइन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैमरा, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में। ठीक है, तो ये आपका था लघुतरीय प्रश्न। 22 प्रश्न था। अगर इसको आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक भी क्या करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है कि आपको ये कैसा लगा और आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो आगे के लिए धन्यवाद।